हेलो फ्रेंड्स। नॉर्थ ईस्ट लेट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड पर आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो पर मैं करूंगी पॉलिटिकल साइंस 2012 पेपर 2 की एनालिसिस। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन है टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन वाज द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन। कहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर लोकेटेड है? एंड करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द हैग, जो कि लोकेटेड है नेदरलैंड में। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही एक पार्ट है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Lenin wrote a pamphlet on imperialism as the highest stage of capitalism in। ये लेनिन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं नेट एंड स्लेट एग्जाम में भी। तो 1911 या फिर 1948, 1917, 1920। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा आंसर सी। बट ये बुक इंपीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लेनिन ने ओरिजिनली लिखी थी 1916 में। यहाँ पे 1916 ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग चूज करेंगे 1917 में। क्वेश्चन नंबर 3। साइबरनेटिक्स implies analogy with man and nature, computer, individual, man and society, behavioral pattern, man and machine। ये साइबरनेटिक्स कॉन्सेप्ट बहुत सारे थिंकर अलग अलग फील्ड पर यूज करते हैं, बट इसको फर्स्ट यूज किया था नॉर्बर्ट विनर ने। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कंप्यूटर, इंडिविजुअल, मैन एंड सोसाइटी। ये होगा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द आइडिया ऑफ एमांसिपेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द आइडियाज ऑफ आगस्ट काउंटे, मैक्स वेबर, थियोडोर एडोर्नो, मैकियावेली। तो यहाँ पे हम लोग को ऑड वन आउट करना पड़ेगा। एमांसिपेशन आइडिया जो कि हम लोग जानते हैं आगस्ट काउंटे है पॉजिटिविज्म के थिंकर। मैक्स वेबर हो गए हम लोग का ब्यूरोक्रेसी के थिंकर। मैकियावेली देते हैं हम लोग की स्टेट थ्योरी, प्रिंस प्रिंस के आइडिया, स्टेट रूल के हिसाब देते हैं ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर सी, ऑप्शन सी, थियोडोर एडोर्नो। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following comes under the purview of political liberty? यहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी पूछा हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इक्वेलिटी इन इकोनॉमिक स्पेयर, right to propagate any religion, right to rest and leisure, right to freedom of speech and expression। पॉलिटिकल लिबर्टी का है, इसलिए जो कि अप्रोप्रिएट होगा इक्वेलिटी इन इकोनॉमिक स्फीयर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, राइट टू प्रोपागेट एनी रिलीजन, राइट टू रेस्ट एंड लेजर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे लग रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू आंसर की option D will be correct for 5 number question. Moving to the question number 6. Which one of the following statements about welfare state is correct? A welfare state is the same as a social state, जो कि बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, द वेलफेयर स्टेट is based on the principle of classical liberalism। वेलफेयर स्टेट और क्लासिकल लिबरलिज्म ये भी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। देन ऑप्शन सी, द वेलफेयर स्टेट इज ए कलेक्टिव स्टेट। कलेक्टिव स्टेट भी नहीं हो सकता है, कलेक्टिव स्टेट हो जाएगा आपका सोशल स्टेट। देन ऑप्शन डी, द वेलफेयर स्टेट एम्बोडाइज द प्रिंसिपल ऑफ न्यू लिबरलिज्म। यस, दिस विल बी करेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। Option D will be correct for question number 6. Moving to question number 7. Which of the following statements is correct? Perfect equality is possible in a liberal democratic country. Okay, next option देखते हैं। Perfect equality is impossible to achieve.
परफेक्ट इक्वलिटी इज पॉसिबल इन ए मार्क्सिस्ट स्टेट, परफेक्ट इक्वलिटी इज पॉसिबल अंडर डिक्टेटरशिप। ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, डिक्टेटरशिप में परफेक्ट इक्वलिटी हो ही नहीं सकता है, मार्क्सिस्ट स्टेट में भी नहीं हो सकता है, बिकॉज मार्क्सिस्ट स्टेट तो प्रीफर करते हैं क्लास स्ट्रगल, तो मार्क्सिस्ट स्टेट भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परफेक्ट इक्वलिटी इज इम्पॉसिबल टू अचीव, यस, बिकॉज लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री में भी परफेक्ट इक्वलिटी नहीं हो सकता है, तो परफेक्ट इक्वलिटी इज इम्पॉसिबल टू अचीव, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन इंटरनेशनल रिलेशन, नॉट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं ऑप्शन। रिचर्ड स्नीडर, सेपिन, केनेथ वॉल्स, ब्रूक। हम लोग सब जानते हैं केनेथ वॉल्स है न्यू रियलिस्ट थिंकर, सो यहाँ पे नॉट का क्वेश्चन पूछा हुआ है डिसीजन मेकिंग थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में, तो केनेथ वॉल्स ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड फॉर पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, पार्टीलेस डेमोक्रेसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखिए कौन होता है यहाँ से, एम एन रॉय होगा या फिर जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर महात्मा गांधी। करेक्ट ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, और जयप्रकाश नारायण है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी एसोसिएटेड है ये, तो 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The Rajya Sabha under Article 312 of the Constitution of India has exclusive power to recommend the constitution of which of the following? ऑप्शन देखते हैं। पे कमीशन फॉर राज्यसभा मेंबर्स, जोनल काउंसिल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर पूछा हुआ है अंडर 312, तो आर्टिकल 312 किसको इंडिकेट करते हैं? न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, तो 10 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी। देन यहाँ पे आपको मैच करना होगा करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोच गिवन बिलो। पॉलिटिक्स एमंग नेशन, ये कुछ बुक के नाम दिया हुआ है, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन, ट्रांसनेशनलिज्म एंड इंटरडिपेंडेंस। ऑथर है इमानुएल वॉलरस्टीन, कार्ल डच, रॉबर्ट क्योहन, हैंस मॉर्गन। तो हम लोग सब जानते हैं हैंस मॉर्गन ने लिखा हुआ है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, तो ए से 4 आप कनेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन देखते हैं ए का 4, ए का 4 सिर्फ एक ही है, तो एक से ही हमारा हम लोगों का हो गया। बाकी का भी देखते हैं, पॉलिटिक्स एमंग नेशन का हो गया हैंस मॉर्गन तो। ओके, देन बी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी कौन लिखते हैं? इमानुएल वॉलरस्टीन, ये भी बी 1 से कनेक्टेड है, ये भी हो गया। देन सी का देखते हैं नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का थिंकर कौन होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं ये, कम्युनिकेशन है कार्ल डच। ओके, देन ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी emphasizes that the state should remove all the restraints on human activity, that the state should create conditions for all-round development of human personality, that the question of development of human personality should be left to the people themselves, that the people should adopt a positive approach on all question। तो यहाँ पे पॉजिटिव इक्वेलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या होगा? जो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देता है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 12 का? 12 का ऑप्शन होगा बी, करेक्ट ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। पॉजिटिव इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट द स्टेट शुड क्रिएट कंडीशंस फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। लीगल इक्वेलिटी इंप्लाइज दैट, ऑप्शन नंबर ए, द स्टेट कैन नॉट एनेक्ट डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट पीपल ऑफ different groups of people,
all laws should be applied to everybody. There should be equality among equals and inequality among unequals. There should be no special laws for special categories of people. तो लीगल इक्वेलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा देयर शुड बी इक्वेलिटी among equals and inequality among unequals, बिकॉज ये लीगल इक्वेलिटी का क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल सजेस्ट। तो डिफरेंस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था? डिफरेंस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था जॉन रॉल्स ने। ओके, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। That differences in income and wealth are justified on grounds of marriage and natural endowments of individuals. Option B, the differences in income and social positions can be justified on the ground of maximization of utilities. That inequalities in income and wealth are just only if they are of the greatest benefit to the least advantage. Least advantage option दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए कौन सा हो सकता है। And option D, that inequalities can be justified on Pareto's principle of optimality. No, ये नहीं हो सकता है। तो डिफरेंस प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट एडवांटेज, तो यही होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following social forces led to the origin of state according to Gramsci? Gramsci का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। Social forces which provide leadership, social forces against whom struggle is waged, allied forces which give consent to the leaders, all of the above। तो सोशल फोर्सेस लेड टू द ओरिजिन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू ग्रामसी, ये सभी होगा। सोशल फोर्सेस व्हिच प्रोवाइड लीडरशिप, सोशल फोर्सेस अगेंस्ट whom struggle is waged, and allied forces। yes, yes, all of the above will be answer for question number 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is not the reason stated by J.S. Mill to uphold freedom of speech? जेएस मिल का क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड नॉट का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। ऑप्शन है इट इज ए नेचुरल राइट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जेएस मिल फ्रीडम ऑफ स्पीच को कौन सी रीजन नहीं देते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन नहीं दिए हैं। इट इज ए नेचुरल राइट एंड ओपिनियन सप्रेस्ड में इवेंचुअली प्रूव टू बी ट्रू। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच लीड्स टू डॉगमेटिज्म एंड प्रियक्राफ्ट। Truth is not a finished product. It is constantly rediscovered and refurbished. Freedom of speech is essential for the same. तो कौन सी ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 16। जेएस मिल तो कभी नेचुरल राइट को नहीं बोलते हैं एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी नेचुरल राइट हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन होगा ये। 16 का क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। Who is mainly associated with neo-realism? Morgan Too, Kenneth Walsh, Morton Kaplan और हेडली बुल। तो एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी न्यू रियलिज्म से लिया हुआ मैंने एनालिसिस की थी, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केनेथ वॉल्श। एसोसिएटेड पूछा है एंड एक प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कौन से मतलब केनेथ वॉल्श दिया हुआ था, लेकिन डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन था इंटरनेशनल रिलेशन में, वहां पे नॉट का क्वेश्चन में केनेथ वॉल्श आ जाता है, मैंने एनालिसिस की थी, तो न्यू रियलिज्म केनेथ वॉल्श हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18। द यूएन चार्टर वाज ड्राफ्टेड एट, कहाँ पे यूनाइटेड नेशन चार्टर ड्राफ्टेड हुई थी? आंसर हो जाएगा याल्टा कॉन्फ्रेंस। ये सभी कॉन्फ्रेंस की ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बांडंग कॉन्फ्रेंस हो जाएगा 1955, याल्टा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा 1945, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हो जाएगा 1943, टेहरान कॉन्फ्रेंस हो जाएगा 1945। ओके, सो 18 का ऑप्शन होगा यूएन चार्टर वाज ड्राफ्टेड एट याल्टा कॉन्फ्रेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Who are the authors of the following books? यहाँ पे बुक्स का नाम दिया हुआ है एंड ऑथर का नाम अर्थशास्त्र, ऑन वार, इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ऑन हिस्ट्री,
द डिस्कोर्सेस। तो हम लोग सब जानते हैं अर्थशास्त्र के कौन थे? अर्थशास्त्र हो जाएगा कौटिल्य से मैच। देन द डिस्कोर्सेस हो जाएगा मैकियावेली। ए का 2, डी का 4, ए का 2। एक ऑप्शन से ही आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए का 2 से ही हो जाएगा करेक्ट। ये 19 का ऑप्शन हो जाएगा 2। तो अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। देन बी का 4, ऑन वार क्लॉज़विज। देन इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ऑन हिस्ट्री, सी का 3, अल्फ्रेड महान। देन द डिस्कोर्सेस मैकियावेली हो जाएगा। Moving to the question number 20. In Marxist theory, class processes are of two kinds: workers and industrialists, poor and periphery, fundamentals and subsumes, manager and slave. पोर एंड पेरिफेरी नहीं हो सकता। ये इमानुएल वालरस्टाइन के पोर पेरिफेरी सेमी पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे मार्क्सिस्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूछा गया हुआ है। और क्लास प्रोसेसेस, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आंसर की करेक्ट ऑप्शन विल बी फंडामेंटल एंड सब्जियम, क्योंकि यहाँ पे क्लास प्रोसेसेस का ऑप्शन पूछा गया हुआ है, क्लास का ऑप्शन नहीं पूछा गया है। अगर क्लास होता तो वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता। तो यहाँ पे 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आपको देना है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन। Comparative government previously covered Western constitutions only. Okay. Then next, governmental institutions were studied under comparative government. From government to politics is an important semantic change under comparative government. Comparative politics is not at all important area of study in political science today. ये तो करेक्ट नहीं हो सकता है। Comparative politics is not at all important area of study in political science today. ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो डी का हम लोग को फॉल्स करना है। डी का फॉल्स, ये ऑप्शन ए पे दिया हुआ है एंड डी पे दिया हुआ है। बाकी का देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए भी सेम है, ट्रू ट्रू। बी का भी ट्रू ट्रू है। सी का देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम गवर्नमेंट टू पॉलिटिक्स is an important semantic change under comparative politics. Yes, this option will be also correct. So, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है। यस, ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है। ये भी देख लेते हैं क्या होगा। The Weberian model of bureaucracy is generally criticized as closed system. Yes, this is correct. Next part है, Robert K. Merton described Max Weber's Weberian bureaucracy as inflexible and unreliable. Okay. Prestus criticized Max Weberian bureaucracy as product of alien culture, not suitable for developing country. Okay. Max Weberian bureaucracy has been found unworkable in India. So एक का तो हम लोग ने देख लिया था ट्रू है, बाकी का देखते हैं। एक का ट्रू होगा तो ABC ऑप्शन है। बी का देख लेते हैं। चलो, रॉबर्ट के मार्टन described Max Weberian bureaucracy as inflexible and unreliable. Yes, this option will be also correct. Correct है ये ऑप्शन भी। Then Prestus criticized Max Weberian bureaucracy as product of alien culture, not suitable for developing country. Yes, this option will be also correct. So Max Weberian bureaucracy has been found unworkable in India. No, this option is not correct. This option is not correct. बाकी तीन करेक्ट है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है। यस, ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है। मैक्स वेबर होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है। मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी मस्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ हिज राइटिंग्स ऑन economic and political structure of society. Yes, this is correct. A will be correct. A will be correct. 23rd A will be correct. A थ्रू 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो करेक्ट ही हो जाएगा।
Then Max thesis on bureaucracy can be traced to his brilliant pamphlet on 18 Brumaire in France. Yes, this option will be also correct. ये भी correct है. Then Max Weber's bureaucracy can be found in legal rational domination. Yes, this option will be also correct. 3 correct ही है. Last देखते हैं. Max Marx never advocated abolition of state and bureaucracy. No, this option will be false. तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा. कौन सी क्वेश्चन नंबर 23rd के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24. ये भी ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन है. फल्टन कमिटी रिपोर्ट, जो कि फल्टन कमिटी यूके में थी, suggested far-reaching changes in British administration. Yes, this is correct. This is correct. ये तो करेक्ट हो जाएगा. ये भी 3 में दिया हुआ है. ऑप्शन भी सेम जैसा ही लग रहा है सभी में. देखते हैं बाकी का. Administrative Reforms Commission ARC in 1967 suggested major changes in the administration of central government in India. Yes, this is also correct. This is also correct. Yes, true. Reforms under, ये थैचरिज्म होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है. थैचरिज्म, मार्गरेट थैचर जो थे यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. So reforms under Thatcherism in UK provided management orientation in administration. ये भी correct है. Second, Administrative Reforms Commission in India recommended only some minor changes in administrative system so far. This is false. तो इसका भी correct option हो जाएगा A. Okay. 24 का correct option हो गया A. Then next देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25. यस, ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है. ओके, देख लेते हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज नॉट करेक्ट. पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी इज नॉन एग्जिस्टेंट इन थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टुडे. आप लोग ये देख लीजिए क्वेश्चन. Public administration started its journey since Woodrow Wilson. ये spelling गलत है. Woodrow Wilson's writing in 1887. Yes, this will be correct. New public administration 1967 is the direct outcome of Philadelphia Conference. This is also correct. So इसका भी correct option हो जाएगा A. First one is false and then all 3 are correct. तो यही था आज का. बाकी का वीडियो नेक्स्ट, बाकी का पार्ट 26 के लेके 50 तक नेक्स्ट वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगी. थैंक यू फॉर वाचिंग. एंड ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा. जो लोग नेट स्लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. एंड कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड सब्सक्राइब करना चैनल को. थैंक यू फॉर वाचिंग.